आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ फारूक और आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं से आपको लगने लगा कि समाज में कैसी कैसी बुराइयाँ फैल चुकी हैं और कैसे कैसे लोग हैं जो अपने ही रिश्ते को कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटते। ये कितना भी सातिर क्यों ना हो और अपराध का कितना भी नया तरीका अपना ले और कितनी भी बारीकियों से अपराध को करे, लेकिन एक ना एक दिन उसको पुलिस के हत्थे चढ़ना ही होता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, लेकिन उसको लगता है कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा और वो अपने मंसूबे में कामयाब होगा। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता, वो आखिर में पकड़ा जाता है और सारे गुनाहों से पर्दा जब खुलता है तो लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं अपने ही रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं, तार तार कर देते हैं अपनी सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए। ये घटना राजस्थान प्रदेश में एक जिला लगता है बामेड़, और बामेड़ के अंतर्गत एक थाना पड़ता है पचपदरा। पचपदरा थाने के इलाके में एक गांव पड़ता है पंडापुर। सुबह का वक्त होता है, एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस को बताता है कि साहब, पंडापुर की झाड़ियों में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस जब मौका वारदात पे पहुंचती है और देखती है वहाँ पर वाकई एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस उस लाश की बारीकियों से देखती है तो लाश का अंदाज़ा लगता है पुलिस को कि करीब 26-27 साल के व्यक्ति की लाश है। हालांकि जब पुलिस लाश के जेब को टटोलती है कि कोई इसका प्रमाण पत्र मिल जाए जिससे इस व्यक्ति की पहचान हो सके कि ये कौन है और ये कहाँ का रहने वाला है, हालांकि इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता जिससे उसके बारे में कुछ जानकारी हो। लाश का पंचनामा बनाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ऐसे ही करते करीब 2 दिनों का वक्त हो जाता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल जाता। पुलिस के लिए केस चैलेंजिंग होता जा रहा होता है, क्योंकि व्यक्ति की लाश तो है लेकिन ये व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है, किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिलता है। इस कारण पुलिस अपने काम में आगे नहीं बढ़ पा रही होती है, क्योंकि ये पुलिस कैसे आगे बढ़े, किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं है, ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इसके कारण पुलिस का स्पीड भी थोड़ा धीमा हो रहा होता है। पुलिस के दिमाग में एक आइडिया था, क्यों ना इस व्यक्ति की फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डाला जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति इसकी पहचान कर सके। और अगले दिन पुलिस ऐसा ही करती है और कुछ ही घंटों में एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है, साहब, इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, इसका नाम है मोगा राम, इसके पिता का नाम है गुमाना राम और ये कोठाला का निवासी था। इतना सुनना था कि पुलिस गुमाना राम को फ़ोन करती है और पोस्टमार्टम हाउस बुला लेती है। पोस्टमार्टम हाउस बुलाने के बाद जब उनको लाश दिखाई जाती है तो दहाड़े मार के, कोई और नहीं, ये मेरे बेटे के ही लाश है। इतना सुनना था कि पुलिस उनसे पूछने वक्त हो गया, लेकिन आपने किसी प्रकार का फ़ोन या किसी के माध्यम से अपने बेटे के बारे में जानकारी क्यों नहीं ली। इतना सुनना था कि गुमाना राम बताने लगते हैं कि मेरा बेटा कभी हफ्ते में 15 दिनों पर फ़ोन करता है। गुमाना राम बताते हैं करीब 1.5 साल पहले ही वो अपने बेटे का गौना किए होते हैं। तो पुलिस पूछती है कि इसकी बीवी ने इसके बारे में कोई किसी प्रकार का कोई खोजबीन भी नहीं किया और आपने भी नहीं किया। बताते हैं कि वो मेरे पास भी नहीं फ़ोन करता और बीवी से अक्सर लड़ाइयाँ करता है, इसलिए उन लोगों के बीच तनाव रहता है और वो इसीलिए कारण कभी कभार ही अपनी बीवी के पास भी बात करता है और इसी कारण अपनी बीवी से भी कम ही बात करता है। कि पुलिस मोगा राम का मोबाइल नंबर मांगती है और मोबाइल नंबर का जब सीडीआर निकाला जाता है तो मालूम पड़ता है ये नंबर अभी चालू है, कोई व्यक्ति इस नंबर को यूज़ कर रहा है। पुलिस जब पूछती है कि तुम कौन बोल रहे हो तो बताता है कि मैं गंगा राम बोल रहा हूँ साहब। तो पुलिस दूसरा सवाल दागती है कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया, तो वो बताता है कि कुछ महीने पहले ही मैंने मोबाइल ये ख़रीदा है। तो पुलिस पूछती है क्या तुम मोगाराम को जानते हो, तो साफ मना कर देता है गंगाराम कि मैं किसी मोगाराम नाम के व्यक्ति को नहीं जानता साहब। इतना सुना था कि पुलिस फ़ोन को रख देती है और उसके पिता गुमाना राम से पूछती है कि क्या तुम गंगाराम को जानते हो। इतना सुनना था कि मोगाराम के पिता गुमाना राम बताते हैं कि वो मेरे बेटे का वो खास दोस्त है जिसके साथ ही मेरा बेटा रहता था और उसी कंपनी में वो लोग दोनों साथ ही काम करते थे। इतना सुना था कि पुलिस सख्ते में आ जाती है और सोचने लगती है कि गंगाराम ने आखिर झूठ को क्यों बोला, कुछ ना कुछ ये कोई सच्चाई को छुपा रहा होता है, हो सकता है इस मर्डर में इसका ही हाथ हो सकता है। पुलिस की आशंकाएं बढ़ने लगती है और अगले ही दिन पुलिस जोधपुर पहुंचती है और गंगाराम को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब थाने लाया जाता है तो पूछताछ की जाती है। तो राजस्थान प्रदेश में कुछ सालों पहले एक प्रथा थी जिसको बाल विवाह के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी प्रथा के अंतर्गत मोगाराम और उसकी पत्नी जिसका नाम होता है बीरो, उसकी शादी करीब 15 साल पहले हुई होती है। उस समय बीरो की उम्र लगभग 4 साल के आसपास होती है और मोगाराम की उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है। वक्त गुजरता जाता है और मोगाराम भी जवान होने लगता है और उधर बीरो भी जवान हो रही होती है। हालांकि मोगाराम की पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ाई छोड़ के वो काम के सिलसिले में जोधपुर चला जाता है और वहीं पे काम करने लगता है। इधर जवानी की दहलीज पे बीरो भी कदम रख रही होती है। उसके पिता को कहीं ना कहीं चिंता सताने लगती है कि बेटी जवान हो गई, इसको अपने घर विदा कर देना ही बेहतर होता है। बीरो के पिता गुमाना राम को फ़ोन करते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि क्यों ना बच्चों की अब गौना कर दिया जाए। इतना सुनना था कि कहीं ना कहीं ये बात गुमाना राम को भी अच्छी लगती है और वो इस बात को अपने बेटे मोगाराम को बताते हैं और मोगाराम भी गौना कराने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही दिनों में मोगाराम भी अपने घर आता है और बीरो और मोगाराम का गौना करा देता है। गौना कराने के बाद जब बीरो अपने ससुराल को जाती है तो उसके भी दिल में कई तरह के अरमान होते हैं, कई तरह की तमन्नाएं होती है। वो भी अपने ससुराल जब पहुंचती है और कुछ महीनों का वक्त गुजरता है तो वो मोगाराम के बारे में सब कुछ जान चुकी होती है, क्योंकि मोगाराम जो होता है वो एक नंबर का शराबी किस्म का किसी काम से लेना देना कुछ होता नहीं, वो सिर्फ दारू पीता है और दारू के ही नशे में धुत रहता है। जो होती है वो पढ़ी लिखी लड़की होती है और नए ज़माने की लड़की होती है।
बीरो हर रोज़ मोगाराम को समझाती है कि दारू पीना ठीक नहीं है, और इसी बात को बीरो और मोगाराम में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ऐसा ही करीब 1.5 सालों का वक्त गुजर जाता है और मोगाराम कमाने के लिए जोधपुर चला जाता है। बीरो भी अपने माँ के घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। बीरो अपने माँ से सारी घटनाओं को बता चुकी होती है कि माँ से मोगाराम के बारे में सारी सच्चाई बताती है। उसकी माँ समझाती है कि बेटी, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें उसी के साथ अपना जीवन काटना होगा। हो सकता है कभी ना कभी उसका दिमाग सही हो जाए और मोगाराम सही रास्ते पे आ जाए, दारू शराब छोड़ दे, समझाती रहो तुम। लेकिन बीरो बताती कि मैं हर तरह से कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मोगाराम है जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, दारू छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। इसी बीच में कभी कभी मोगाराम अपने बीवी को भी फ़ोन कर लेता है और बीरो भी कभी कभी फ़ोन कर लेती है। हालांकि उनके बीच बात तो कुछ होती नहीं, अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं फ़ोन पे भी, और ये लड़ाइयों का सिलसिला ऐसा ही चल रहा है, कभी नाराज़गी तो कभी प्यार, ऐसा ही चल रहा होता है। मोगाराम होता है अपनी बीवी के पास कम ही फ़ोन करता है। कभी कभी जब बीरो को दिल करता है मोगाराम से बात करने के लिए तो बीरो ही खुद फ़ोन करती है। बीरो मोगाराम के नंबर पे फ़ोन करती हो तो फ़ोन कोई दूसरा व्यक्ति उठा रहा होता, फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो, तो पूछती है ये तो नंबर मेरे पति का है। तो वो बताता है व्यक्ति, मैंने तुम्हारे पति से ये मोबाइल ख़रीद लिया है। हालांकि घबराने वाली कोई बात नहीं है, और जब भी तुम चाहो इस नंबर पर फ़ोन कर सकती हो और मैं तुम्हारे पति से तुम्हारी बात करा सकता हूँ। अब ऐसे ही बीरो फ़ोन करती है और व्यक्ति उठाता है, बात करता है और फिर वो मोगाराम से बात करा देता है। हालांकि बीरो फ़ोन करती है और जो व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है, जो मोबाइल ख़रीदा होता है, उसका नाम होता है गंगाराम। गंगाराम उठाता है और बीरो से थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लिया करता है और फिर वो मोगाराम से बात कराने के लिए फ़ोन दे देता है। बीरो और गंगाराम का हंसी मजाक का सिलसिला काफ़ी आगे बढ़ता जाता है और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि इन दोनों के बीच प्यार का बीज पनप जाता है। ये दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि बीरो अपनी माँ से इस बारे में सारी जानकारी दे देती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी के साथ मैं रहना चाहती हूँ। उस लड़के का नाम है गंगाराम। इतना सुनना था कि कहीं ना कहीं बीरो की माँ को भी ये बात अच्छी लगती है, वो भी इस बात के लिए हामी भर देती है, राज़ी हो जाती है। और एक दिन फ़ोन पे वो बीरो की माँ एक दिन फ़ोन पे गंगाराम से बात करती है तो कहती है अगर तुम मेरी बेटी के साथ रहना चाहते हो तो अपने दोस्त को समझाओ कि वो हमारी बेटी को तलाक दे दे, फिर तुम दोनों शादी कर लेना। इतना सुनना था कि गंगाराम कहीं ना कहीं अपने मन में बीरो को पाने की ख्वाहिशों को और बड़ा करने लगता है। मोगाराम एक नशे की हालत में अपने कमरे पर बैठा होता है तो गंगाराम जाके कहता है कि तुम्हारी बीवी से तुम्हारी जब जमती नहीं तो क्यों नहीं उसको तुम तलाक दे देते हो। इतना सुनना था कि मोगाराम आपे से बाहर आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मैंने उससे शादी की है, उससे खिलवाड़ नहीं किया है, 7 जन्मों का रिश्ता है, मैं ऐसे कैसे तोड़ सकता हूँ। दारू के नशे में होता लेकिन बात तो सही बोल रहा होता है। इतना सुनना था कि गंगाराम का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो बीरो के पास फ़ोन करता है और बताता है कि गंगाराम ऐसा ऐसा बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए अपनी बीवी को मैं तलाक नहीं दूंगा। तो इस बात को अपनी माँ से बताती है और माँ जब सुनती है तो वो सोचती है कि अब कैसे इस रास्ते से इस मोगाराम को हटाया जाए। एक दिन बीरो की माँ गंगाराम को अपने घर बुलाती है और गंगाराम भी घर आने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसको भी मन में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश चल रही होती है कि क्यों ना बीरो को सामने से देखा जाए कि वो कैसी है। और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गंगाराम बीरो के घर आ जाता है। जब बीरो के घर पहुंचता है और बीरो को देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि बीरो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी हसीन होती है। उसको देखने के बाद भी गंगाराम पागल सा हो जाता है। बीरो जब गंगाराम को खाना खिला रही होती है और पास में उसकी माँ बैठी होती है बीरो की, तो बीरो की माँ कहती है कि बेटा तुम अगर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम मोगाराम को रास्ते से हटाना होगा। और ये बात कहीं ना कहीं गंगाराम को भी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उन दोनों के बीच का रोड़ा अब सिर्फ मोगाराम ही बचा होता है। क्योंकि माँ, बीरो की माँ भी तैयार होती है, बीरो भी तैयार होती है, लेकिन बीच का जो रोड़ा होता है वो सिर्फ होता है मोगाराम। खाना खाने के बाद गंगाराम बिस्तर पर जब सोने के जाता है तो उसके दिल में तमाम तरह के ख्याल आने लगते हैं कि हम दोनों के बीच का जो रोड़ा है उसको कैसे हटाए। ऐसे ही उधेड़-बुन में उसकी रात गुजर जाती है। सुबह का वक्त होता है और मोगाराम अपना बैग उठाता है और बीरो और उसकी माँ से इजाज़त लेके जोधपुर के लिए रवाना हो जाता है। जोधपुर पहुंचने के बाद गंगाराम तमाम तरह की साजिशें रचने लगता है कि कैसे मोगाराम को रास्ते से हटाया जाए। एक दिन मौका मिल ही जाता है। मोगाराम नशे की हालत में लुत्फ़ होता है। गंगाराम उसको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपना गांव घुमा के लाता हूँ, और मोगाराम तैयार भी होता है। मोगाराम उसकी बाइक पे बैठ जाता है गंगाराम की, और गंगाराम उसको एक झाड़ियों में ले जाता है और वहाँ पे उसको खूब सारा दारू पिलाता है। दारू के नशे में इतना टुन हो जाता है मोगाराम, उसको कुछ होश हवास नहीं रहता। गंगाराम अपने सर पे बंधे गमछे को उतारता है और मोगाराम के गले में डाल के इतना जोर का कसता है कि मोगाराम की सांसें कुछ ही पलों में थम जाती है और मोगाराम ढेर हो जाता है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से उस लाश को छोड़ के गंगाराम वहाँ से भाग जाता है। रूम पे पहुँचने के बाद बीरो को फ़ोन करता है और बताता है मैंने मोगाराम को रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। बीरो कहीं ना कहीं हंसी के मारे खिलखिला उठती है और कहती है कि कुछ दिनों और सब्र करो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हालांकि अपराध करने वाला अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके अपराध का पर्दाफाश हो ही जाता है। और इसी तरह इस गंगाराम और बीरो की मां का भी पर्दाफाश हो जाता है। गंगाराम के बयान पे बीरो और बीरो की मां को गंभीर धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया जाता है। हालांकि अभी भी वो अपनी जेल में ज़िंदगी काट रहे हैं। हालांकि हर अपराधी चाहता है कि उसके अपराध का कभी पर्दाफाश नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा ही आ जाता है कि उसके हम का पर्दाफाश हो ही जाता है।
अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन पुलिस एक ना एक दिन उसके कॉलर तक पहुंच जाती है। आज की घटना के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करें। और किसी प्रकार का सुझाव हो या सलाह हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।